पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। ये ध्यान ना दें कौन क्या कहता है, बस वही करें जो अच्छा है और सच्चा है। फ़र्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियाँ वही होती हैं जो किसी के लिए ऊपर जाती हैं और किसी के लिए नीचे आती हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहें। इसी सोच और विचार के साथ आप सभी का स्वागत आपके अपने कार्यक्रम धरती धोरारी में। स्वीकार करें कोमल कौशिक का प्रणाम। किसी भी राष्ट्र का इतिहास उसके वर्तमान और भविष्य की नींव होती है। ऐसे ही पूर्वजों या इतिहास से प्राप्त धरोहर जिस पे हमें बहुत ही गर्व होता है और ये हमें आगे बढ़ने में मजबूती प्रदान करता है। और ऐसे ही अनमोल विरासत को संभालने के अनुपम कार्य में लगे हुए हैं आज पधारे हुए हमारे मेहमान। आइए मिलकर के स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान, वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर महेंद्र खड़गावत, जो कि राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय एवं राज्य अभिलेखागार में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस मंच पर। नमस्कार कौशिक साहब। सर कैसा लग रहा है आज हमारे साथ इस मंच पे आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे दूसरी बार मौका मिला है यहाँ आने का। एक्चुअली दर्शकों से सीधा रूबरू होने का मौका मिलता है और आपने जो कार्य किया है या आपका जो स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में आम लोगों को भी पता चलना चाहिए और सभी को मालूम चलना चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी, हम बात करें हमारे राजस्थान की। राजस्थान का शाब्दिक अर्थ है राजाओं का स्थान और राजस्थान वीरता, त्याग, बलिदान और भक्ति की तपोभूमि है। और वीर गाथाओं से राजस्थान का चप्पा चप्पा एक इतिहास लिए हुए है। और ऐसे ही थे पराक्रमी, स्वावलंबी और कहें हिंदुजा सूरज, और ये भी कह सकते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप, जिनका जन्म 9 मई 1540 को सिसोदिया राजवंश में मेवाड़ में हुआ था। वो महाराणा उदय सिंह की बड़ी संतान होने के बावजूद उत्तराधिकारी जो महाराणा उदय सिंह की दूसरी रानी थी भटियाणी, वो अपने पुत्र जगमाल को बनाना चाहती थी। लेकिन राजपूत सरदारों और जनता के विरोध के बावजूद 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया। तो ये दिखाता है कि राजतंत्र होते हुए उस समय लोकतंत्र निकल के आया और कैसे एक जनता का शासक बना। तो इसको आप किस प्रकार देखते हैं? ये इसी तरह से है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती जी। महाराणा प्रताप जितने भी अपने भाई थे उनमें सैन्य दृष्टि से भी और आम जनता जो है उसके साथ किस प्रकार से रिलेशन होना चाहिए उसमें सब में श्रेष्ठ थे जी। और सरदारों ने और वहाँ की आम जनता ने देखा कि मेवाड़ का शासक बनने के सारे गुण महाराणा प्रताप में मौजूद है, वो खुलकर उसके पक्ष में आ गए। तो ऐसा अक्सर कई बार इतिहास में हुआ है और मेवाड़ में भी हुआ है। तो उनमें वो सभी गुण थे जी जो मेवाड़ की गद्दी को संभालने के लिए चाहिए और कालांतर में उन्होंने इसको सिद्ध भी कर दिया। बहुत बढ़िया। आगे हम बात करें, जब महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी को संभाला था तो ज़्यादातर राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी या मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। इसी कड़ी में अकबर ने महाराणा प्रताप के पास अपने मुख्य 4 मैसेंजर या कहें संदेशवाहक भेजे, परंतु महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और अंततः 18 जून 1576 को राजसमंद में हल्दी घाटी का जो दर्रा है उसमें ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा जब मानसिंह के हाथी के सिर पे वार करता है तो हाथी के सूंड में लगी हुई तलवार से चेतक का जो पैर है वो घायल हो जाता है। जो घोड़ा चेतक उस घायल अवस्था में 26 फीट लंबे नाले को पार करके महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से सुरक्षित ले जा करके छोड़ता है और अपना बलिदान देता है। इसी कड़ी में जो रामप्रकाश हाथी था महाराणा प्रताप का, वो भी मुगलों की सेना को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है और मुगल सेना जब उसको गिरफ्तार करके ले जाती है तो 18 दिन तक वो बिना अन्न जल लिए अपना बलिदान देता है और वो भी अपने स्वामी की तरह ही अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता। तो ये एक स्वामी भक्ति का बड़ा ही अनूठा परिचय देखने को मिलता है। ये हमें क्या संदेश देता है? मेवाड़ के कण कण में राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति भरी पड़ी है जी। वहाँ के आदमियों में नहीं, महाराणा प्रताप में नहीं, वहाँ के सैनिकों में नहीं, वहाँ के आम आदमी में नहीं जी जी, वहाँ के पशु पक्षी और वहाँ चेतक और राम प्रकाश में भी इसी चीज़ को सिद्ध किया है कि हम अपनी धरती के लिए मर जाएंगे लेकिन दुश्मन का साथ कभी नहीं देंगे। इससे बड़ा उदाहरण मैं समझता हूँ कि इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं मिलता कि कोई जानवर अपने मालिक के प्रति इस भक्ति की असीम पराकाष्ठा को सिद्ध कर दे और अपने प्राण त्याग दे। चेतक की मृत्यु पर भावहीन हो गए थे प्रताप जी।
और उनके जुड़े हुए जितने भी लोग थे, जो आगे आप हम चलेंगे तो और बात करेंगे, उनको ज़मीनें दी गई, उस स्थान को एक पवित्र स्थान के रूप में बनाया गया, जो आज भी मेवाड़ में लोग उसको देखने जाते हैं। तो इतना अपने मालिक, अगर मान लीजिए चेतक नहीं होता जी, तो निश्चित रूप से प्रताप के शौर्य प्रदर्शन में कहीं ना कहीं वो उतनी प्रवीणता नहीं आ पाती। बिल्कुल, क्योंकि चेतक ने उनका हर जगह साथ दिया, और लास्ट समय में, अंतिम समय में जब उनको सैनिकों ने घेर लिया, तो चेतक ने उस दर्रे को पार किया जिसको पार करने की इंसान भी सोच नहीं पाता। तो ये एक अद्भुत घटना है, और निश्चित रूप से इतिहास में इसको स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। और जब तक मेरे को लगता है कि मानव जाति है, इन दोनों के उदाहरण को लोग हमेशा याद करेंगे, और मेवाड़ के कण कण में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम छिपा हुआ है, उसको इन्होंने प्रमाणित कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कुछ समय अपना जीवन जंगलों और पहाड़ियों में एक त्याग में जीवन बिताया, और उन्होंने अपना एक संगठन तैयार किया जिसमें भीलों को लिया, जो उनको कीका कहते थे, यानी कि बेटा, और ईडर, सीहोर और जालौर के सहयोग से 1582 में दिवेर का जो युद्ध हुआ उसमें उन्होंने मुगल सेना को हराया। तो ये किस प्रकार उनके संघर्ष, त्याग और कुशल संगठन नेतृत्व को दर्शाता है? यही कारण है, सबसे बड़ा कारण यही है कि महाराणा प्रताप चित्तौड़ से उदयपुर, उदयपुर से पहाड़ों में लगातार युद्ध, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा करते ही चले गए। और यही कारण है कि मेवाड़ का वो लिखित इतिहास इतिहासकारों और शोधार्थियों के हाथ नहीं आया, जिसके कारण वो वास्तविक चीज़ें जो सामने आनी चाहिए वो अभी भी शेष है। प्रताप के बारे में अभी भी बहुत कुछ पढ़ा जाना, बहुत कुछ लिखा जाना और बहुत कुछ शोध किया जाना शेष है। अभी बहुत कुछ आना बाकी है जी। क्योंकि उस समय का इतिहास, लिखित इतिहास नष्ट हो गया, और ये उसका कारण है कि जहाँ संघर्ष होगा वहाँ उसका साक्ष्य नहीं मिलते। संघर्ष की कहानी लोगों की जुबानी होती है। प्रताप का इतिहास लिखा गया उसके मृत्यु के 150 साल बाद महाराणा राज सिंह के द्वारा लिखवाया गया। तो इन जो वीर होते हैं वो इतिहास लिखते नहीं हैं, ना ही लिखवाते हैं। आने वाली पीढ़ियां उनके इतिहास लिखती है और उनके बारे में जानती है। प्रताप के साथ भी यही हुआ। अकबर के साथ अबुल फजल थे, बदायूनी थे, जो उनका इतिहास लिखते थे। लेकिन महाराणा प्रताप के साथ क्या था? महाराणा प्रताप के साथ था उनकी देशभक्ति, उनका शौर्य और अपने राज्य को मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करने का जज्बा। जिसके अंदर ये जज्बा हो, देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हो, वो इतिहास को लिखवाने में नहीं, लोग उनके बारे में लिखते हैं और लोग ही उनके बारे में कहते हैं। बहुत बढ़िया। आपने इतिहास की बात करी, हम बात करें आपके व्यक्तिगत जीवन की, तो आपने इतिहास में ही MA, MPhil और PhD किया है, और वर्तमान में आप कला संस्कृति जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत आप राजस्थान पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के निदेशक हैं, जिसके अंदर विरासत, हमारी जो संस्कृति है उसको संरक्षित करना, एक प्रदर्शित करना, व्याख्या करने का काम होता है। जहाँ की हमारे संरक्षित स्मारक हैं करीब 322 और 47 हमारे पुरातत्व स्थल हैं और 17 संग्रहालय हैं और 1 कला दीर्घा है। तो हम जानना चाहेंगे इसको किस तरीके से मेंटेन किया जाता है? 345 के करीब हमारे प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स हैं राजस्थान में। 21 संग्रहालय हैं और 2 दीर्घाएं हैं, जो विराटनगर और चंद्रावत जो आबू रोड पर है। संरक्षण का काम मेरे आने से पहले भी चल रहा था जी। और जयपुर के जितने स्मारक और संग्रहालय हैं उनको संरक्षित करने के लिए और लगातार इस कार्य को जारी रखने के लिए आमेर विकास एवं प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया हुआ है और बहुत कुशलता से वो अपना कार्य कर भी रहा है। लेकिन हमारी ये योजना है कि जो 345 प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स हैं जी, उनको हम इस रूप में कर दें, इतना संरक्षित कर दें कि आम जनता उसको देख पाए। और अगर हम उसको सभी को संरक्षित करने में हो गए और एक नई, जो बहुत सारे स्मारक हैं मेरे पास, लगभग हर दिन कोई ना कोई फ़ोन या कोई ना कोई पत्र आता है कि साहब ये बावड़ी है, ये मंदिर है जो संरक्षित नहीं है, आप इसको संरक्षित करवा दीजिए। हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने एक पूरी टीम को लगाया है कि ऐसे कौन से स्थल, ऐसे कौन से पूरा स्थल, ऐसे कौन से बावड़ी, किले, मंदिर जो बरसों पुराने हैं और जिनको संरक्षित की श्रेणी में पुरातत्व और संग्रहालय विभाग की नहीं है, तो उसको उसकी श्रेणी में लाया जाए, उनको संरक्षित किया जाए, ताकि राजस्थान के
जो कहते हैं ना कि राजस्थान में किसी नवीन निर्माण की आवश्यकता नहीं है, जितने भी भवन पुरा स्थल हैं यदि उसको सुरक्षित और संरक्षित कर लिया जाए तो वह भी पर्याप्त है। बिल्कुल बिल्कुल। और उतने भी कहीं और नहीं मिलेंगे। तो हम उसी तर्ज पर, उसी लाइन पर काम कर रहे हैं। हम उनको सुरक्षित और संरक्षित, उनके मौलिकता को बनाए रखते हुए कैसे रख सकते हैं उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं और पूरा सरकार सपोर्ट कर रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको राजस्थान के बारे में जो पुरातात्विक जो भवन है, बावड़ी है, मंदिर हैं, किले हैं, उनके बारे में बहुत कुछ नया सुनने को मिलेगा। मतलब आए दिन आप इस तरह की जो आपको ऐतिहासिक अगर कोई जगह मिलती है तो आपको उस लिस्ट में शामिल करते हैं और उसके लिए आगे कार्य करते हैं। दरअसल जब मैं आर्काइव्स में था 17-18 साल से डायरेक्टर हूँ, तो मैं हर समय यही सोचता रहता हूँ कि कुछ नया कैसे किया जा सकता और अपना जो वर्क है उसमें एक्सट्रीम तक कैसे जा सकते हैं। तो मैं भी इसमें भी ये सोचता हूँ कि मैं ऐसा कर दें कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो यह ना कहे कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो यह ना कहे कि हमारा इतिहास इतना गौरवशाली था, हमारे पास बहुत कुछ था जिसको संरक्षित किया जा सकता है, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया, ये सुनने को ना मिले। जी जी जी। अक्सर हमने इतिहास में ऐसी खबरें सुनी हैं, ऐतिहासिक महत्व की मूर्तियां चोरी होने की खबरें, और हमारे यहाँ से 1965 में उदयपुर से कुछ मूर्तियाँ चोरी हुई जिनको अमेरिका से लाने के लिए आपने काफ़ी प्रयास किया है। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए जो हमारे राजस्थान का पुरातत्व और संग्रहालय विभाग की सभी जगह हैं वहाँ आपने आधुनिक तकनीक से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो ये किस तरीके से क्रियान्वयन हुआ? मैंने 1 साल हो गया मुझे इस डिपार्टमेंट में आए हुए जी। मैंने आते ही 3 लक्ष्य निर्धारित किए थे। सबसे पहला, इसको पूरे को ऑनलाइन टिकटिंग करना, जो लगभग पूरा हो गया है, और आने वाले 15-20 दिन में पूरे राजस्थान के सभी पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के म्यूजियम और संग्रहालय और स्मारक आपको ऑनलाइन टिकटिंग से जुड़ जाएंगे। बहुत बढ़िया, 100% ऑनलाइन। दूसरा था पावरफुल कैमरे CCTV कैमरे लगाना और उसको मुख्यालय से जोड़ना और अभय कमांड मतलब पुलिस के अंदर भी उसका कनेक्शन देना। DOIT के माध्यम से हम इस कार्य को प्रारंभ किया। सर्वे लगभग पूरा हो गया, कई जगह पे कैमरे लगने प्रारंभ हो गए, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले 3, 4 या 6 महीने के अंदर अंदर ये कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। जी। तीसरा काम था कि जो कार्य हम कर रहे हैं, पुरातात्विक जो भवन है, जो मंदिर हैं, जो बावड़ी है, जो किले हैं, उनको संरक्षित करने का। तो उस जो संरक्षण कार्य हमारे इंजीनियर्स कर रहे हैं, जो ठेकेदार कर रहे हैं, तो इसकी किस तरह का इसमें मटेरियल यूज हो रहा है, गुणवत्ता है कि नहीं, तो इसकी गुणवत्ता जांच के लिए हम MNIT के साथ में एक MOU बहुत जल्दी करने जा रहे हैं, ताकि कार्य की गुणवत्ता उच्च बनी रहे। जी जी। ये 3 काम थे। चौथा, ये जो आपने कहा कि उदयपुर के पास 1965 के आसपास तन्नेसर महादेव मंदिर से 5 मूर्तियाँ चोरी हो गई थी। 6-7 महीने पहले अमेरिका से एक मेल आया कि अगर ये मूर्तियाँ आपकी है तो आप हमें इसके बारे में साक्ष्य दीजिए। मैंने अपने उच्च अधिकारियों से बात करके तुरंत प्रभाव से मैंने इसकी गंभीरता को समझा और एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया कि वो सिर्फ वो नोडल ऑफिसर ही अमेरिकन एजेंसी से बात करेगा, ताकि अलग अलग तरह की बातें ना जाए। बिल्कुल। और उसको ये फ्रीडम दी कि वो राजस्थान में कहीं भी जाकर इसके साक्ष्य जुटाए। मैडम कौर है, उसने बहुत मेहनत की जी। उदयपुर और सिक्कर आसपास के साक्ष्य जुटाए और सारे साक्ष्य एक के बाद उनको दिए। और जब मुझे लगा कि बातचीत शिथिल हो रही है तो मैंने एक के बाद एक 5-6 डिओ लेटर उनको लिखे। मैंने खुद ने उनसे बात की और अब इस स्टेज पर आ गया कि वो 500 मूर्तियाँ उन्होंने पैक करके रखी है और उन्होंने ये कह दिया कि आप इस मूर्ति को ले जा सकते हैं। तो शायद भारत सरकार की तरफ से ये पहल होगी और जल्द ही न्यूयॉर्क के अंदर एक जून में कार्यक्रम होगा, शायद उसमें हम लोगों को भी बुलाए और उस कार्यक्रम में वो मूर्तियाँ जो है वो वापस भारत सरकार को सौंप दी जाएगी। बहुत बढ़िया। आपने ऑनलाइन की बात की, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग की ज़्यादातर गतिविधियों को आपने ऑनलाइन कर दिया है, जिससे टूरिस्ट विशेषकर उनके लिए बड़ा ही सहज और सरल सुविधायुक्त काम हो गया है। तो अगर हम बात करें ऑनलाइन की तो कहाँ कहाँ किस प्रकार हुआ है और टूरिस्ट हमारे ऑनलाइन बुकिंग किस प्रकार कर सकते हैं? DOIT ने करीबन 80-90 लाख का सिर्फ पुरातत्व संग्रहालय विभाग के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है।
आप किसी भी तरह से, मान लीजिए ऐप के माध्यम से करना चाहते हैं, वेबसाइट के माध्यम से करना चाहते हैं, या वहाँ पर आकर QR कोड के माध्यम से UPI पेमेंट होगा, तो सब कुछ। मान लीजिए कोई भी 1 या 2% लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो तो पैसे दे के ही खरीदेंगे। तो इसके लिए हमने ई-मित्र की व्यवस्था की है कि आप ई-मित्र से वो ले सकते हैं। और व्यवस्था हमने इस तरह की कि वो पैसा सीधा राज्य सरकार के अकाउंट में चला जाए, कहीं और ना जाके, क्योंकि दूसरे जो बैंक्स वगैरह थे वो भी इस काम को करना चाह रहे थे, वो भी, लेकिन वो चाह रहे थे कि हम कुछ दिन 10 दिन इस पैसे को रोक के रखें। हमने कहा नहीं, सरकार का पैसा एक दिन भी नहीं रुकेगा, वो सीधा राज्य सरकार में ही जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था की है, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, इससे आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। और मेक माई ट्रिप और दूसरी जो एजेंसी है उसके ऊपर भी DYT ने इसकी टिकटों की व्यवस्था की है। आने वाले समय में सुविधा बढ़ जाएगी और निश्चित रूप से इसका सीधा फायदा पर्यटन को मिलेगा, और हमारे यहाँ आने वाले पर्यटक हैं उसकी संख्या में इजाफा होगा, और उनको क्योंकि सुविधा मिलेगी तो निश्चित रूप से पर्यटन बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। कला संस्कृति मंत्रालय का दूसरा एक विंग है राजस्थान राज्य अभिलेखागार, उसके भी आप निदेशक हैं, और जिसका मुख्यालय बीकानेर में है, और शायद वो दिल के आपके काफ़ी करीब भी है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी, और इसके अंतर्गत जितनी भी हमारी लिखित इतिहास है, जिसमें ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, उसको या कहें हम दुर्लभ जो सामग्री है वो संग्रहित है। और देश का यह पहला डिजिटल अभिलेखागार है, जिसमें कि राजपूताना जो पूर्व रियासत थी उनकी करीब 1 करोड़ से ज़्यादा ऐतिहासिक और प्रशासनिक अभिलेखों को आपने डिजिटाइजेशन किया है, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिसमें रियासतकालीन जो पट्टे थे वो बड़ा ही आपके लिए चैलेंजिंग टास्क रहा। तो ये किस तरीके से संभव हुआ और इससे कितना फ़ायदा मिल रहा है? दरअसल 2004-05 में जब मैं डायरेक्टर बना था राजस्थान स्टेट आर्काइव्स का, तो वहाँ बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। बैठने के लिए फर्नीचर नहीं था, पूरा भवन टूटा फूटा था, और आम आदमी जो अपना घर, मकान या कृषि भूमि के पट्टे लेने आते थे उनको 6-6 महीने तक हाँ या ना का जवाब नहीं मिलता था, क्योंकि उस लैंग्वेज को पढ़ने वाले लोग नहीं थे। बिल्कुल। और जो थे तो उनको भी टाइम लगता था। और जो स्कॉलर्स आते थे उनको ओरिजिनल रिकॉर्ड दिखाते थे, और जो जीर्ण शीर्ण होता वो नहीं भी दिखाते थे। तो ये समस्या थी। तो मैंने जब मैं वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर था तो मैं इन सब चीज़ों को देखता था। तो जब मुझे डायरेक्टर का मिला तो सबसे पहले मैंने कहा कि आम आदमी जो यहाँ पट्टा लेना आता है उसकी सुविधा के लिए काम करो। तो सबसे पहले मैंने बीकानेर डिवीज़न के लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया। 2004-05 में जब लोग डिजिटाइजेशन के बारे में बात भी नहीं करते थे, उस समय हमने डिजिटाइजेशन स्टार्ट किया। जगह जगह से किस प्रकार के स्कैनर होने चाहिए, डिजिटाइजेशन में कितना DPI में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसकी डाटा फीडिंग किस तरह से होनी चाहिए और किस तरह से लिंक होना चाहिए ऑनलाइन, इस पर पूरा काम करके 2005-06 में इसको स्टार्ट किया। और जो पायलट प्रोजेक्ट था 2,47,000 बीकानेर के लैंड रिकॉर्ड का, वो सक्सेस हुआ। उसकी सक्सेस को देखते हुए उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे हमारे सलाउद्दीन अहमद साहब जी, उन्होंने इसको देखा तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा काम है। तो सरकार ने हमें 12th फाइनेंस कमीशन से करीबन 2 करोड़ 34 लाख रुपए दिए, और उससे हमने 2010 में 6 महीने राउंड द क्लॉक 24 घंटे काम करके 35 लाख डॉक्यूमेंट को हमने डिजिटाइजेशन भी किया और माइक्रोफिल्म भी की। और ये एक सिलसिला आज तक चला। अब हम 2 करोड़ डॉक्यूमेंट को डिजिटाइजेशन कर चुके, अपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन कर चुके, और 2 करोड़ और डॉक्यूमेंट के ऊपर काम चल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि 1955 से पहले का राजस्थान का जितना भी प्रशासनिक और ऐतिहासिक जो अभिलेख हैं वो सदैव के लिए सुरक्षित हो गए। वो हमारी साइट पर है, और साइट फ्री है। हमने अब गेटवे पे काम कर रहे हैं कि उसको डाउनलोड कोई करना चाहे तो कर ले, लेकिन देखना और पढ़ना फ्री है। कोई 24 घंटे उसको देख सकता है, पढ़ सकता है। सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब दुनिया भर से ऐसे फ़ोन कॉल आते हैं, ऐसे ईमेल्स आते हैं कि साहब हमने 70-80% अपनी PhD, अपनी रजिस्ट्रेशन या अपना रिसर्च वर्क जो है ऑनलाइन पूरा कर लिया। तो निश्चित रूप से एक सुकून देने वाली बात है, संतुष्टि देने वाली बात है। बीच में 1-1.5 साल ये डिस्टर्ब रहा था, फ्लैश जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे बंद हो गया था, लेकिन अब हमने दोबारा इसको अपने साइट को चालू कर दिया है। और राजस्थान के जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं राज्य अभिलेखागार में, उसके बारे में ये कहा जाता है कि यदि किसी को मध्यकालीन भारत के इतिहास पर रिसर्च करना है तो उसको राजस्थान राज्य अभिलेखागार आना ही होगा।
उसका सबसे बड़ा कारण है कि राजस्थान के जो राजा थे वो सीधे मुगलों के संपर्क में थे। और हमारे पास जो 327 फरमान थे, उन फरमानों को हमने पर्शियन से हिंदी और देवनागरी में ट्रांसलेट करके 4 वॉल्यूम में फारसी फरमानों के प्रकाश में मुगल कालीन भारत में और राजपूत शासक, उसके कारण मुगल इतिहास जो है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, वो बहुत अच्छे से अपडेट हो रहा है इन फरमानों के कारण। और वार ऑफ सक्सेशन की जो कहानी है, क्योंकि वार ऑफ सक्सेशन के 65 से ज़्यादा फरमान हमने पहली बार सो जगत के सामने और इतिहासकारों के सामने रखे। तो आप ये कह सकते हैं कि इतिहास को एक तरह से झकझोर दिया है, उसको परिमार्जित करने के लिए हमने पर्याप्त फैक्ट्स और पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल उपलब्ध करवा दिए। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रामाणिकता अभिलेखागार जो गवर्नमेंट का, इससे राज्य अभिलेखागार से ज़्यादा प्रामाणिकता किसमें हो सकती है? एक्चुअली हम डॉक्यूमेंट्स देते हैं, उस पर रिसर्च करना, उस पर शोध करना, उसका विश्लेषण करना, ये इतिहासकारों और शोधार्थियों का काम होता है कि वो किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। अभिलेखागार के ही एक मुख्य अंग कहें हम, अभिलेख म्यूजियम, वो भी आपने चालू किया है, जिसमें आपने आज़ादी से पूर्व की राजपूत, रजवाड़े और मुग़ल इतिहास से प्राप्त आपने डॉक्यूमेंट को संरक्षित किया है, जिसमें आपके कहा भी मुग़ल कालीन फरमान, वकील रिपोर्ट, ताम्रपत्र और निशान मंसूर, इस तरह के डॉक्यूमेंट को आपने संरक्षित किया है। तो इससे पर्यटन और दुनिया भर के जो शोधार्थी हैं उनको किस तरह से फ़ायदा हो रहा है? दरअसल जब डिजिटाइजेशन पे कार्य कर रहे थे, उसी दौरान दिमाग में ये आया था कि मोनूमेंट म्यूजियम तो हिंदुस्तान में बहुत है, डॉक्यूमेंट म्यूजियम नहीं है जी। और हमारे पास टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इतने ज़्यादा थे कि हम उस पर बना सकते थे। 8-10 साल की मेहनत के बाद उस पर हमने अमल लाना शुरू किया। उसका एक पार्ट हमने बना दिया, उसके अंदर 6 गैलरीज हैं। दस्तावेज दरगाह, महाराणा प्रताप, मेवाड़ की करीबन 1000 कॉपर प्लेट्स जी। उसको 1000 उस पर मेवाड़ की लैंड रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर रिसर्च करने का एक बड़ा जखीरा हमने इतिहास जगत को, शोधार्थियों को उपलब्ध कराया है। तो उसकी एक दरगाह महाराणा प्रताप को डेडिकेटेड करते हुए उनके नाम से हमने महाराणा प्रताप दरगाह बना दी। छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आज तक, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर बहुत सारी किंवदंतियाँ जो है वो शोध जगत में, या जिसे कहते हैं वो हैं कि हिंदुस्तान में या दूसरी जगह फैली हुई है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में और औरंगजेब के बीच में जो पुरंदर की संधि हुई 22 फीट लंबी, वो ओरिजिनल हमारे पास है। उसके लिए स्पेशल हमने वो बॉक्स बना के उसको प्रदर्शित किया, उसको बुक के रूप में भी हमने ट्रांसलेट करा के और प्रकाशित कर दिया। इसके अलावा जब छत्रपति शिवाजी महाराज गए औरंगजेब के दरबार में, वो पूरा घटनाक्रम वकील रिपोर्ट के रूप में जयपुर के वकील प्रकाश दास ने उसको आंखों देखा हाल लिखा, उसको हमने प्रदर्शित किया है। इसके अलावा छत्रपति संभाजी महाराज, मतलब आप ये कह सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज हैं, जो अभी MP हैं वहाँ कोल्हापुर से, संभाजी राजे, वो स्पेशल इसको देखने के लिए आए और उन्होंने कहा कि जो हम नहीं कर सके, जो हमारी स्टेट नहीं कर सकी, वो आपकी स्टेट ने कर दिया। और पूरे दिन रहे, 2-2.5 घंटे का मेरा इंटरव्यू भी लेके गए और पुणे में और महाराष्ट्र में कई जगह मेरे लेक्चर्स भी उन्होंने करवाए। तो उनका ये कहना था कि इतना बड़ा काम महाराष्ट्र नहीं कर पाया, जबकि राजस्थान ने कर दिखाया। तो हमारा काम है एक्चुअली, दस्तावेज दरगाह थी नहीं। एक LP टेसिटोरी, एक इटालियन स्कॉलर जो 1915 से 1919 तक बीकानेर में रहकर उसने बीकानेर की कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व पे इतना जबरदस्त काम किया और 32 साल की एज में बीकानेर में उसकी डेथ हो गई। आप ये सोचिए कि 32 साल में उसने हनुमानगढ़ से लेकर बहावलपुर तक पुरातात्विक खोज की, गांव-गांव में वहाँ के सर्वे किया, उसकी सर्वे रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित है। और इसके अलावा उसने जो पल्लू गांव में 2 सरस्वती की मूर्तियां खोजी, वो एक मूर्ति बीकानेर के राज्य के संग्रहालय में और दूसरी है वो शायद पहले रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में थी, वहाँ से वो नेशनल म्यूजियम में आ गई। और उन मूर्ति को अगर आप सरस्वती जी की मूर्ति को देखेंगे तो आपको लगेगा कि माता कब अब बोलना प्रारंभ कर दे। और उसकी सर्वे डायरियों में गांव में, मतलब जिसको कह सकते हैं कि आज से 100-125 साल, 150 साल पहले एक विदेशी आता है, वो इतना रिसर्च करके चला जाता है। मारवाड़ी जो गीत हमारे विवाह शादियों में गाए जाते थे, वो खुद उसने अपने हाथ से लिखे। तो
एक जिसको कहते हैं कि एक प्रेरणादायक प्रेरणा मिलती है। उसके बाद में 1944 में हरमन गोइज भी बीकानेर आए। हरमन गोइज ने भी हनुमानगढ़ से लेकर बावलपुर तक पुरातात्विक खोज की। उसने एलपी टेसीटोरी की थ्योरी को बिल्कुल काट दिया। लेकिन इतिहास की खूबसूरती ये है कि इसका एनालिसिस होते रहना चाहिए। बहुत सारी नई चीज़ें निकल के आती है। जो एलपी टेसीटोरी जी ने किया वो हरमन गोइज ने उसको और आगे बढ़ाया, और हमारे आने वाले समय में और भी बहुत सारी इस तरह की रिसर्च होगी। तो निश्चित रूप से इतिहास को इन लोगों ने जो दिशा दी, या कह सकते हैं कि हमारे स्कॉलर्स इनको देख के सीख सकते हैं कि जब साधन नहीं थे, मतलब एलपी टेसीटोरी 7 डे वर्क करता था, नो हॉलीडे, 7 दिन काम करता था। और ये सीख सकते हैं कि जब साधन नहीं थे तब इन्होंने इतना काम किया, आज तो सब कुछ है, तो हम भी क्यों ना काम करें। तो एक एग्जाम्पल सेट किया, तो हमने उनको एक ट्रिब्यूट, एक मतलब कहते हैं श्रद्धांजलि देते हुए हमने उनके नाम से एक गैलरी एलपी टेसीटोरी दरगाह रखी, जिसमें उनके हाथ से लिखे हुए पत्र, हिंदी इतनी बढ़िया लिखते थे मोती की तरह कि मेरे हिसाब से हमारे इंडियंस भी उतनी सुंदर नहीं लिख सकते। और जैन मुनि विजय सिंह जी के साथ उनके बहुत पत्राचार होते थे, वो ओरिजिनल पत्र हमने उसमें रखे। और इतना बड़ा स्कॉलर इटली के उदिने से आया कि 32 साल की एज में उसकी डेथ होगी, और उसने कितना बड़ा एक जखीरा, कितनी बड़ी रिसर्च कर दी। मतलब मैं तो खुद उनसे प्रेरणा लेता हूँ, और अपने आप को बूस्टअप भी करता हूँ कि देखिए उस बाहर से एक आदमी आके इतना काम कर सकता है, तो हमारे पास तो सभी सुविधाएं, हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपने कही कि इतिहास का एनालिसिस होते रहना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात कही। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं तो अभिलेखागार ने करीब 55 से ज़्यादा प्रकाशन प्रकाशित किए हैं, जिसके अंतर्गत मुगलकालीन भारत और राजपूत शासक और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजपूताना की भूमिका, पांडुलिपि का संरक्षण और गंगा रिसाला द कैमल्स। इसी कड़ी में आपकी जो पुरंदर संधि है औरंगजेब और शिवाजी महाराज की, तो ऐसे कई दस्तावेज हैं जो केवल मात्र ओरिजिनल राजस्थान राज्य अभिलेखागार में है। जैसा कि आपने अभी कहा कि पुरंदर की संधि जो औरंगजेब और शिवाजी महाराज, तो ऐसा कोई और विलक्षण दुर्लभ दस्तावेज है जो इतिहास को एक प्रमाण के तौर पे हमारे यहाँ उपलब्ध है? देखिए, राजस्थान राज्य अभिलेखागार के जिस बस्ते पे आप हाथ रख दोगे आपकी पीएचडी हो जाएगी। अरे वाह। 30 से 40 करोड़ डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना। 2 करोड़ से ज़्यादा हम डिजिटल कर चुके, ऑनलाइन कर चुके, 2 करोड़ पे काम चल रहा है। जो फारसी फरमानों के प्रकाश में मुगल कालीन भारत और राजपूत शासक जो कह रहा हूँ, उसके फर्स्ट वॉल्यूम में सभी को पता है कि ताजमहल को बनाने में मकराना से मार्बल गया। बिल्कुल। लेकिन ताजमहल को बनाने में आमेर में भी मार्बल की एक माइंस थी, वहाँ से भी मार्बल गया, ये किसी को नहीं पता, लेकिन वो फरमान है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा जब वार ऑफ सक्सेशन चल रहा था, तो मिर्जा राजा जय सिंह, जो कि एक समय में औरंगजेब के सबसे विश्वस्त मनसबदार बन गए थे, उनको शाहजहां ने एक के बाद एक 7 फरमान लिखे कि आप आइए और शाही सेना के साथ सम्मिलित हो जाइए, दारा सिकों का साथ दीजिए। लेकिन उन्होंने अपने आप को एक जगह तटस्थ कर लिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये कोई साधारण युद्ध नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुस्तान का इतिहास बदलने वाला है, ये नया इतिहास निर्णायक युद्ध है। और इसीलिए वो एक जगह पे तटस्थ हो गए। और जब औरंगजेब की विजय हुई तो औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को लिखा कि मैं तुम्हारे किए हुए जो तुमने किया है उसका 1000वां हिस्सा भी मैं तुम्हारा अदा नहीं कर सकता, मैं अपने दिल से तुम्हें शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ऐसी घटनाएं और कहीं देखने को नहीं मिलती, क्योंकि कोई मुगल बादशाह, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज उसके दरबार में गए, उनको स्टेटस के हिसाब से खड़ा नहीं किया, तो वो वहाँ से निकल गए। तो जब वो निकल रहे थे तो चूंकि औरंगजेब ने तो सब प्री प्लान किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने राजा राम सिंह जो उस समय दरबार में थे उनको कहा कि इसको रोको, शिवा को रोको। तो जब राम सिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज का हाथ पकड़ा तो उन्होंने हाथ झटक दिया और कहा कि मैंने तेरे को देख लिया, तेरे बाप को देख लिया और तेरे पाती शाह को देख लिया। मुझे मारना है तो मार दो, मुझे कैद करना है तो कैद कर दो, लेकिन तुम्हारे बाप पाती शाह की हजूरी मंजूर नहीं। और यह कह के चले गए। थोड़े दिनों बाद पता चला छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ से निकल गए। इसको लेके हजारों की वदंतियाँ हैं। एक उनके निकलने पर जब साउथ में मिर्जा राजा जय सिंह थे तो उनको एक फरमान लिखा औरंगजेब ने, वो फरमान नहीं है, खत्म हो गया। लेकिन हमने अखबारात दरबार मुल्ला एक सीरीज है, उसमें उस फरमान की समरी जिस्ट जिसको कहते हैं वो हमने खोज ली। वाह।
और उसमें क्या लिखता है औरंगजेब? औरंगजेब ये लिखता है कि मिर्जा राजा जय सिंह को कि तुमने इतनी मुश्किल से शिवा को पकड़ा, तुम्हारे बेटे ने इसको भगा दिया। मेरी इच्छा तो हो रही है कि इसकी खाल उधेड़ कर आगरा में घुमाऊं, लेकिन तुम हमारे सबसे विश्वस्त मनसबदार हो, इसलिए मैं इसके सारे मनसब छीन कर इसको पच्युत कर रहा हूं, और तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हारे बेटे को इतनी कम सजा मिली। तो ये दस्तावेज जो है वो सीधा ये बताता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को वहां से निकालने में राम सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह की सीधी भूमिका थी। ये एक नई खोज है जो राज्य अभिलेखागार में हम लोगों ने की। बिल्कुल। आगे हम बात करें राजस्थान राज्य अभिलेखागार की, रिकॉर्ड कीपिंग एक खास विशेषता रखता है। यहाँ अलग अलग स्टेटों की पत्रावलियों को व्यवस्थित करके उनको अभिलेखों को सूचीबद्ध किया हुआ है। अगर हम बात करें रिकॉर्ड कीपिंग की तो इसमें ऐसा क्या खास है? साथ ही हम जानना चाहेंगे जो अभिलेखागार की बीकानेर की बिल्डिंग है वो इस कार्य के लिए इतनी माफिक क्यों है? दरअसल जिस बिल्डिंग में आज राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय है वो 1932-33 के अंदर महाराजा गंगा सिंह जी ने बनाई थी जी। वो स्टेट का मुहाफिज खाना था उस समय में। जी जी। महाराजा गंगा सिंह जी इंग्लैंड में किसी रिकॉर्ड रूम का एक छोटा वो देख के आए थे, उन्होंने उसको बड़ा रूप यहाँ बना दिया। मेरे हिसाब से निश्चित रूप से वो इंग्लैंड का रिकॉर्ड रूम अब नहीं होगा, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह के रिकॉर्ड रूम जो बनाया गया इसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। एक नेचुरल एयर कंडीशन बिल्डिंग जिसको कहते हैं, आज सबसे बड़ी मांग ये है कि सब कम से कम बिजली का उपयोग हो, कम से और सीधी जो ऊर्जा मतलब सूरज की जो गर्मी है वो सीधी डॉक्यूमेंट्स पर ना पड़े या उसके दूर रहे। तो उन्होंने 22 इंच के ओसार जो होते हैं उस बिल्डिंग, आप उस बिल्डिंग को देखोगे तो आपको लगेगा नेचुरल एयर कंडीशन बिल्डिंग 50 फीट हाइट है उसकी। अरे वाह। 50 से 60 फीट हाइट है। तो उस और जो लोहे के आयरन के जो रैक्स बनाए गए हैं उनकी धरती ज़मीन से करीबन 6 से 8 इंच ऊपर बनाए गए हैं, और उनके चारों तरफ केमिकल रखने के लिए जगह बनाई गई है। मेरे हिसाब से वो बिल्डिंग आज भी पूरी दुनिया में रिकॉर्ड कीपिंग का एक सबसे ज्वलंत, सबसे बेहतरीन, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। वो हमने उसको और बेहतर करने की कोशिश की, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ डॉक्यूमेंट होगा, पुराना डॉक्यूमेंट होगा, वहाँ दिमक अपना काम करेगी। हमने दिमक से बचाने के लिए, मैं 2018 में मुझे ब्रिटिश लाइब्रेरी में डिजिटल आर्काइव पे प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया, तो मैं वहाँ घूम रहा था। एक जगह मैंने अंडरग्राउंड पाइप देखी, जो उस पाइप के अंदर आप एक साथ जो है प्रेशर के साथ अगर आप केमिकल डालेंगे तो आपको एंटी टर्माइट सिस्टम था। वो मैंने उसको बीकानेर की इस बिल्डिंग पे, दोनों पे, जिसमें रिकॉर्ड रखा है और जिसमें हमारा म्यूजियम बना है, उन दोनों में ही मैंने उसको अंडरग्राउंड पाइप लगा के, और उसके अलावा उस बिल्डिंग के बाहर से करीबन 6 से 8 इंच अंदर छेद करके उसमें केमिकल, मतलब आप कह सकते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों को ही केमिकल लगा के, और उसको हमने टर्माइट से बचाने का प्रयास किया है। और ये प्रयास हम हर 2 से 3 साल में हम करते रहते हैं ताकि डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहे। तो आज एक मॉडल आर्काइव के रूप में हिंदुस्तान में राजस्थान राज्य अभिलेखागार है। तो ये हम सब ने, मतलब मैं तो ये आपसे कहूँगा कि हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारी से लेके और डायरेक्टर तक और हमारे ऊपर जो ऑफिसर्स बैठे हैं या सरकार है, इन सब का अगर सहयोग नहीं मिलता तो ये संभव नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। आगे हम बात करें, जब हमें कोई वस्तु पसंद आती है तो हम उसे आगे तक संभाल के रखते हैं, और हम चाहते हैं कि वो हमारी जो ज़रूरी खास चीज़ है उसको नुकसान ना पहुँचे। तो इसी तरीके से दुनिया भर में जो हमारी सुंदर ऐतिहासिक विरासत है उसको भावी पीढ़ी के लिए कैसे संभाल कर सहेज कर रखें, जबकि ये हर नागरिक का कर्तव्य है। तो इसके लिए हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश दें, इसके रख रखाव और बचाव के लिए हमारी तरफ से हर नागरिक क्या अपना फ़र्ज या कर्तव्य निभा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम जब म्यूजियम्स में जाते हैं तो हमें उसकी साफ सफाई और वहाँ के जो पुरातात्विक जो सामग्री लगी है उसकी सुरक्षा हमारा भी काम। बिल्कुल। सरकार और वहाँ का स्टाफ अपना बेहतरीन प्रयास करते हैं पूरा 24 घंटे, लेकिन अगर आप मान लीजिए हर जगह पीक थूक देंगे या उसको हाथ लगाने की कोशिश करेंगे तो उससे डैमेज होता है। तो आप हर समय ये मान के चलिए कि ये आपके देश की बहुत अमूल्य धरोहर है और इसको बचाने में, इसको सुरक्षित करने में आपका भी योगदान होना है। बिल्कुल। इसी प्रकार से अगर आप डॉक्यूमेंट हेरिटेज की बात करें, डिजिटाइजेशन एक
है, हमने डिजिटाइजेशन किया, माइक्रो फिल्मिंग भी किया, 500 साल तक सुरक्षित रहेगा डॉक्यूमेंट्स। हमने उसके 3 4 5 बैकअप भी बना दिए, ऑनलाइन भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, अगर कोई आप रिसर्च करने जा रहे हैं और अगर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, भाई डिजिटाइजेशन किया ही आपके लिए है, तो आप ओरिजिनल की क्या ज़रूरत है जब तक। तो हमने ओरिजिनल को भी उसको बहुत अच्छे से केमिकल वगैरह करके उनको बॉक्सेज में और सुरक्षित रख दिया। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने सफाई का जो स्टैंडर्ड है वो इतना हाई रखा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट को धूल से और इनसे बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आज की डेट में जो डॉक्यूमेंट है दस्तावेजी धरोहर है, तो पुरातात्विक धरोहर है। अगर हमें इसको बचाना है तो हिंदुस्तान के आम आदमी को सजग होना होगा, आम आदमी को जागरूक होना होगा, आम आदमी को ये समझना होगा कि ये हमारी धरोहर है, हमें इसकी रक्षा करनी है। अगर वो ये जुड़ाव, ये लगाव और ये जिसको कहते हैं कि देशभक्ति की भावना उसके अंदर होगी, तो कोई भी ऐसा कारण नहीं कि हम युगों युगों तक इसको सुरक्षित रख सकें। बहुत बढ़िया सर, आपने इतनी अनूठी और अच्छी जानकारी दी। अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, हमें अपनी बातचीत को यहीं विराम देना होगा। आप आए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार कौशिक जी। दोस्तों, अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। ऐसे ही किसी अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दें कोमल कौशिक को। नमस्कार।